तो सही बात है, आप गलत नहीं कह रहे हैं, उस चीज़ को मानते हैं। स्तूपा तोड़े गए, जैन मंदिरों पे हमले हुए, लेकिन एक चीज़ समझिए कि जैसे बौद्ध गया बहुत ज़रूरी स्पेस के लिए भी है, और ये एक चीज़ सबक लेने वाला भी है कि इतिहास आपको कभी छोड़ता नहीं है, आपका पास्ट आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपका इतिहास आपको कभी नहीं छोड़ सकता। आपने अगर कुछ गलत किया है पूर्व में तो वो आपको भुगत के ही जाना पड़ता है। सवाल उनसे भी है, उस पंडित पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? उस पंडित ने कैसे टीका लगाया कुत्ते के? ये सवाल होना चाहिए। 1970 के दशक से इंडिया में होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हम इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा झुकने लगते हैं और बनस्पत की एग्रीकल्चर को हम छोड़ सा देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे। और पिछली कुछ वीडियो से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं मेरी पर्सनल आईडी पे, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, कि आप कुछ गलत बोल जाते हैं वो। तो अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। इंटेंशनली कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करते हैं, ना कम्युनलाइजिंग करते हैं। जो चीज़ें जैसी फैक्ट्स हैं वैसी रख रहा हूँ, इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता हूँ, अपनी समझ से देता हूँ। तो अगर बुरा लगा तो माफ़ करिएगा। और जैसे कि आज आप लोग जानते हैं कि संडे का दिन है, तो गरम अड्डा लेके वापस आ चुके हैं। तो आज का गरम अड्डा शुरू करने से पहले टॉपिक्स बता देते हैं कि किन किन टॉपिक्स पे बात होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे जो कि टॉपिक इतने दिन से बराबर चर्चा के विषय बना हुआ है, ज्ञानवापी। उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या क्या बातें हुई ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। दूसरा टॉपिक रहेगा लालू यादव पे, जो अभी कार्रवाई चल रही है सीबीआई की। तीसरा जो टॉपिक बात होगी वो बात होनी है केदारनाथ में हुए इंसिडेंट्स की। और चौथा टॉपिक होगा महंगाई। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि पता है हम लोग को ज्ञानवापी मस्जिद का, तो यार सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे आए कि आप बहुत ज़्यादा उग्र होके बोला, या एक तो कश्मीर जो कश्मीरी हिंदू की राहुल भट्ट करके लड़के की मौत हुई थी उस पर। तो यार देखो, कम्युनलाइजिंग नहीं कर रहे हैं, कम्युनल नहीं बना रहे इस चीज़ को। पहली चीज़ ये समझो कि हिंदू मुस्लिम करना होता तो मैं यही कह रहा होता कि ये गलत, वो गलत, मुसलमान बहुत गलत। मेरा कभी मानना ऐसा नहीं है। इस देश ने मुसलमानों को सराखों पे चढ़ाया है, लेकिन देशभक्त मुसलमानों, चाहे असफुल्ला खान रहे हों, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे औरंगज़ेब राइफलमैन हो कश्मीर का, चाहे इस देश में अजीत प्रेमजी जो कि विप्रो के चेयरमैन हैं, सब मुस्लिम हैं भाई। विप्रो के जो चेयरमैन हैं उनके फादर को ऑफ़र दिया गया था कि आप आ जाइए पाकिस्तान और आपको क्या कहते हैं वहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट मिनिस्टर बना देंगे इंडस्ट्री का। लेकिन उन्होंने वहाँ नहीं जाना समझा। तो वो देशभक्त थे, तो उनकी आज भी पूंछ है। और कुछ लोगों ने बताया कि हिंदुओं ने भी तोड़े थे। हाँ, हिंदू ने हिंदू ही के तोड़े हैं। कई जगह तो ऐसा भी हुआ है। केवल बहुत कुछ लोगों ने तो एग्जांपल दिया कि जैनीज का तोड़ के शेवाइट्स ने शिवलिंग बना दिया, और कर्नाटक में एक पर्टिकुलर मूवमेंट उस टाइम पे चला। तो सही बात है, आप गलत नहीं कह रहे हैं, उस चीज़ को मानते हैं। स्तूपा तोड़े गए, जैन मंदिरों पे हमले हुए, लेकिन एक चीज़ समझिए कि जैसे बौद्ध गया बहुत ज़रूरी स्पेस है, वहाँ किसी हिंदू ने जाके हमला नहीं किया। और दूसरी जो चीज़ है कि अगर हमारे पास में किसी ने कोई भी गलत किया, जैसे अगर जाति प्रथा थी तो हिंदू धर्म का एसेंशियल पार्ट है, लेकिन लोग कंडेम उसको करते हैं, उसको लोग बताते हैं कि जो जाति प्रथा आज आ गई वो क्यों गलत है, वो कैसे बाप के अनुसार नहीं होता था, कर्म के आधार पर होता था। तो लोग उस चीज़ का गलत का विरोध करते हैं। अगर कहीं स्तूपा तोड़े गए तो उसको गलत बोला गया। अगर अशोक ने अपने भाइयों को मारा गद्दी के लिए और इतना बड़ा नरसंहार किया कलिंग का युद्ध में, तो तब तक उसको चंड अशोक बोला गया। आप हिस्ट्री पढ़िए तो हिस्टोरियंस ने उसको चंड अशोक लिखा है। चंड इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग, वो नेगेटिव चीज है। हमने ग्लोरीफाई उसको नहीं किया। अशोक महान कब बना? जब उसने बुद्धिज्म अपनाया और बुद्धिज्म फैलाया। हाँ, आज के इंटरप्रिटेशन में या मैं भी कुछ चीज़ों में उस चीज़ को गलत मानता हूँ कि एक राजा को तलवार नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन उसको महान राजा तभी माना गया जब उसने तलवार नीचे रख के बुद्धिज्म फैलाई, जब उसने
लेकिन एक चीज जो मैंने पहले भी बोली थी, भय बिन होए न प्रीत, तो उसका उसने तलवार रख जरूर दी थी नीचे, लेकिन उस लोगों को डर था कि इसने तलवार उठाई तो क्या होगा। लेकिन अब आते हैं जो अभी के ऑनगोइंग सिनेरियोज हैं या कुछ है, तो आप देखिए जैसे बौद्धिस्ट के लिए बौद्ध गया जरूरी है, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए मक्का मदीना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही हिंदुओं के लिए काशी मथुरा और अयोध्या ज़रूरी है। काशी माना जाता है कि हमारी सबसे पुरानी नगरी मानी जाती है, और ये भी माना जाता है कि जो ज्ञान हमें मिला है वो वहीं के तटों पे मिला है, वहीं की गंगा घाट पे ज्ञान मिला है। शिव जी ने वहीं पे जो ज्ञान वापी, जिसको आज मस्जिद बोला जाता है, जबकि ज्ञान और ज्ञान वापी जो है वो एक संस्कृत का वर्ड है। ज्ञान का मतलब नॉलेज होता है और वापी का मतलब होता है कुआं, ज्ञान का कुआं। अब बात करते हैं कि काशी मथुरा अयोध्या और भी जैसे जगन्नाथपुरी हो गई या आपकी द्वारिका जी हो गई, ये सब प्रमुख स्थानों में से हैं, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से वो भी एक ज्योतिर्लिंग है हमारा। वो ये नहीं है कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट केवल इसलिए कि मुस्लिम ने तोड़ी थी, नहीं भाई, आप समझ ही नहीं रहे हैं उसमें जो पेच है वो क्या है। अब देखिए रिपोर्ट सामने जैसी आ रही है, कथा कथित रिपोर्ट, मैं उस रिपोर्ट को अभी सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो मीडिया के थ्रू आई है। जब तक वो किसी जब तक कोर्ट में पेश होके ये ना हो जाए कि पब्लिकली अवेलेबल हो और सर्टिफाइड कॉपी मिले, तब तक मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं मानूंगा। लेकिन जो कथा कथित रिपोर्ट आई, और अगर वो सच है तो ये मुझे बताया जाए कि कैसे किसी मंदिर में कमल त्रिशूल के निशान पाए जा सकते हैं, केवल इतना बताया जाए। और ये भी बताया जाए कि किसी और मस्जिद का नाम, या तो एक वो था जन्म स्थान, मस्जिद जन्म स्थान थी अयोध्या वाली, तो वहां पे ये नहीं बता पाई कि किसका जन्म स्थान है, तो उसको बाबरी बदला गया। आप पूरा रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसको पहले उसका नाम था मस्जिद जन्म स्थल, किसका जन्म हुआ था ये नहीं बता पा रहे थे। और ऐसे ही ज्ञान वापी मस्जिद, भाई कहाँ से फारसी में नाम रखे जाते हैं मस्जिदों के, या तो मस्जिद बोला जाता है, नहीं तो नामकरण भी होता है तो फारसी में होता है ना, पर्शियन लैंग्वेजेस में होता है ना, अरेबिक लैंग्वेज में करते हैं ना अपना, आप संस्कृत में तो करते नहीं है। ज्ञान वापी मस्जिद, ज्ञान वापी का मतलब क्या है? आपने भाई नाम रखते हैं तो मतलब कुछ होता है, ज्ञान वापी का मतलब क्या है? और जो ये तर्क ले आए जाते, प्लीज इसको लाना बंद करिए। हिंदू कहीं ग्लोरीफाई नहीं करता है जाके कि हाँ हमने ये मस्जिद तोड़ी थी, या वो इस चीज को डिफेंड करने नहीं जाता है कि हमने ये चीज तोड़ दी, स्तूपा तोड़ दिए तो हम, वहां पे किसी को भी तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया। और जहां बनाया गया है तो उसमें हम प्राउड अपने आप में नहीं लेते हैं, हम इतिहास को एज इट इज पढ़ते हैं और मानते हैं ये गलतियां हुई हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ हर मुसलमान उस चीज को ग्लोरीफाई करता है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो कि ग्लोरीफाई करता है। या अगर उससे ये सवाल किए जाते हैं, जैसे मेरे सवाल हैं कि अगर वहां पाया गया, तो जैसे जो लोग कह रहे हैं कि दीने इलाही जो बनाया था अकबर ने, उसका मरकज था, हेडक्वार्टर था, तो हेडक्वार्टर तो मैंने जो पढ़ा है मैंने वो आगरा में पढ़ा है, जहां तक मुझे याद है, अगर तो वो आगरा में था, तो वो वहां कैसे पहुंच गया, पहली चीज। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि अगर आप मानते हैं कि वो मरकज, मतलब कहते दीने इलाही का मरकज है, तो उसको तो अन इस्लामिक घोषित किया गया था कि ये इस्लाम का नहीं है, क्योंकि इसमें बुत परिस्थिति वो है, बुत पूजना या मूर्ति पूजन का है, और आप एक तरीके से हमारे यहाँ जो कहा जाता है निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं, तो आप उसको मान्यता कैसे दे दी आपने? फिर इसका मतलब आपने उस पर कब्जा किया, वो भी तो गलत हो गया ना। क्योंकि जैसा कि इस्लाम में मैंने कई स्कॉलर्स को सुना है, अभी जब उनसे ये पर्टिकुलर सवाल किसी डिबेट में किया जाता है, क्या किसी और की इबादत गाह या कहीं जहाँ पे पूजा स्थली होती है वहाँ पे आप कब्जा कर लें तोड़ के, तो आप वहाँ पे जो वो बनाएंगे मस्जिद, वो लीगल होगी, तो कहा जाता है कि नहीं इस्लामिक नज़रिए से लीगल नहीं होगी। तो वो मरकज कब चर्च ने मस्जिद ने खरीदा, आप ये भी तो बताइए। नहीं बता पा रहे हैं। और झूठ, आप अब असल में दिक्कत क्या है कि जो नेता आते हैं वो गलत, या वो केवल राजनीति के तौर पे आते हैं, चाहे हिंदू पक्ष है चाहे मुस्लिम पक्ष है, तो उसमें होता यही है। और जो वकील आ रहे हैं वो केवल लॉ की बात कर रहे हैं। अब लेकिन हंसी ये आती है कि जो लोग लॉ की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग लॉ की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने सीए और एनआरसी को मानने को मना किया था। आज वही ओवैसी
आज वही ओवैसी क्या कह रहा है कि वो फलाना, वो ढिमाका, वो 1991 का वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, भैया वो मानने को तैयार हो, लेकिन उसी संसद ने पास किया कानून, उसी प्रक्रिया से सीए नहीं मानोगे। तो ये चीज दोहरा चरित्र है ना। 3 तलाक का आता है तो नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है साबानो केस में तो नहीं मानोगे, तो पार्लियामेंट लाके बदल देगी। वो मतलब यार कुछ तो ऐसी लॉजिकल बात रखो जो लोग और ज्ञान। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए कि वो प्रूफ हो जाता है, जो फाउंटेन आप दावा कर रहे हैं, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है शिवलिंग, अगर वो शिवलिंग प्रूफ हो जाता है तो क्या वहां पे पढ़ी नमाज लीगल है इस्लामिक नजर से? मुझे ये मत बताइएगा कि यहाँ का आइन या यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आप अपने तरीके, क्योंकि आप तो एक धर्म जहाँ पे पूजा करते हैं वो आप वो मानते हैं ना। पहली चीज ये हो गई। और एक चीज और समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार वर्डिक्ट दिया है और आखिरी 2018 का वर्डिक्ट है कि जो मस्जिद है वो इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है। तब ना आपकी तरफ से कोई नेता ना कोई वकील बोलता है जाके। आप सोचिए, और वो चीज सही है, मतलब अब सही आप कह सकते हैं क्योंकि हमने नमाज रोडों पे होती देखी है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे होती देखी है, ट्रेन के अंदर होती देखी है। नमाज इज अ प्रेयर जो कि कहीं भी पढ़ी जा सकती है। मस्जिद इज अ प्लेस ऑफ प्रेयर, लेकिन अब आप कहेंगे कि प्लेस ऑफ प्रेयर कहीं भी हो सकती है, प्रेयर कहीं भी पढ़ी जा सकती है, इसलिए प्लेस ऑफ प्रेयर कहीं स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप एक स्पेसिफिक ही होता है। जैसे आप हज केवल मक्का जाके कर सकते हैं, वो वर्शिप है, वो ना कि प्रेयर है। हज यात्रा वहीं जाके संपन्न होती है जहां पे उसकी एक डेस्टिनी है, जहां एक उसके डेस्टिनेशन है, एक लोकेशन है। ये अंतर है। इसीलिए जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से वो है, अगर वो वहां पे है तो वो तो हमारा है, और नहीं तो मुझे एक चीज बता दीजिए, ज्ञानवापी नाम क्या किसी मस्जिद का है? और दुनिया में कोई और मस्जिद हो इंडिया के अंदर ही बता दीजिए जिसका कि संस्कृत में नाम, प्लीज बताइएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक जो कि है वो है लालू यादव पे केस। तो अब लालू यादव पे, एक तो लालू यादव के दिन बहुत बुरे आ गए। राजनीति भी है इसमें, नो डाउट राजनीति है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के कुछ दिनों से तेवर चल रहे थे उसको काउंटर करने के लिए भी है। और ये एक चीज सबक लेने वाला भी है कि इतिहास आपको कभी छोड़ता नहीं है, आपका पास्ट आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपका इतिहास आपको कभी नहीं छोड़ सकता। आपने अगर कुछ गलत किया है पूर्व में तो वो आपको भुगत के ही जाना पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की जिंदगी कम होती, क्योंकि उनको भगवान कष्ट नहीं देना चाहता है। लेकिन जो जितना बुरा इंसान होता है वो उतने ही ज्यादा साल जीता, उतनी ही ज्यादा उम्र जीता है, क्योंकि आप जब ज्यादा आपकी उम्र होती है आपको उतने ही ज्यादा कष्ट मिलते हैं। आज आप लालू यादव की स्थिति सोचिए, जो एक समय में कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, 3 बार सीएम रहा हो, आज उसकी स्थिति क्या हो गई है? जेल से निकलता है फिर जेल पहुंच जाता है, एक केस से कहीं निपटारा पा पाता है, कहीं सजा सुनाई जाती है तो फिर दूसरा केस ला दिया जाता है। और जो लोग ये बात कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ राजनीति हो रही है, क्योंकि है इसमें राजनीति भी है और लीगल पॉइंट भी है। अब देखिए जो केस अभी निकला है रेलवे में भर्ती का, तो ये केस कोई आज का नहीं है, इसकी शिकायत की गई थी 2008 में। तब किसकी सरकार थी? यूपीए, लेकिन वो समर्थन से चल रही थी। अब देखिए होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट उसी समय में 2014 से पहले ने सीबीआई को तोता कहा था सरकार का। 2014 के बाद सीबीआई को तोता नहीं कहा। आप सीबीआई की रिपोर्ट्स पढ़िए 2014 के बाद की, तो उनका जो वो है रेशियो है, जो कि जो भी केस उन्होंने हाथ में लिया उसकी सक्सेस का रेट देखिए तो कितना परसेंट बढ़ गया, 80% के ऊपर इतने समय उनका रेशियो है कि अगर उन्होंने किसी को जेल में भेजा, जेल से निकल नहीं पा रहा है आदमी। आजम खान अब निकले हैं और कब से अंदर थे। सीबीआई ने नहीं किया, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, तो होता क्या था कि पहले केस लादे जाते थे और उनको फाइलें दबाए रखी जाती थी, फाइलें आगे नहीं बढ़ने दी जाती थी। नरेंद्र मोदी ने केवल एक काम किया, उन फाइलों को कहा कि निपटा दो। मैं जितनी मेरी समझ कहती है कि उन्होंने कहा ये फाइलें निपटाओ और जो सजा देनी है, अगर दोषी हैं तो जेल में जाओ, नहीं तो निकालो।
अब क्या हो रहा है कि उनपे जांच हो रही है, उनपे पूरे एविडेंसेस, क्योंकि आप सोचिए ना कि ऐसा है कि 4th क्लास एम्प्लॉयज का था पहले, उसमें गलतियां आप पकड़िएगा। एडवर्टाइजमेंट कोई दिया नहीं गया उन भर्तियों के लिए, डायरेक्ट भर्तियां की गई 3-4 लोकेशंस पे 4th क्लास में। और सबसे बड़ी चीज, एक 4th क्लास का एम्प्लॉय 70 लाख की जमीन गिफ्ट देता है लालू यादव की लड़की को, मीसा। अब बताइए ऐसा कहां होता है? 4th क्लास एम्प्लॉय होगा वो 70 लाख की प्रॉपर्टी दे सकता है? भैया ऐसा अगर होता है तो भगवान हमें 4th क्लास एम्प्लॉय बनवा दे सरकार में। यार 70 लाख की जमीन देना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं नहीं दे सकता, मतलब अभी तो मान लीजिए मेरे पास नहीं है, लेकिन जिनके पास होगी वो कोई 70 लाख की जमीन किसी को गिफ्ट दे देगा। पॉलिटिक्स में भी ये हो रहा था, मिनिस्टर्स वगैरह जो बने थे उस समय में उन्होंने दी थी लालू यादव की फैमिली को, लेकिन वो चलिए ठीक था, वो जाने दिया गया क्योंकि वो घोटाला नहीं कह सकते, लेकिन ये घोटाला हो जाएगा और इसीलिए इसमें केस में कार्रवाई हो रही। तो जो लोग ये कह रहे हैं, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में तो कोई अमृत तो खाकर आए नहीं है भैया कि जीवन भर इन्हीं की सरकार चलनी है। कांग्रेस ने सोच लिया था हमने अमृत खा लिया है, गिर गए। बीजेपी अगर ये सोच लेगी तो बीजेपी भी गिरेगी, और मैं चाहता हूं कि बीजेपी गिरे और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बने वो भी इनके साथ वही करे। पुराने ही केस है ना, सब पुराने केस आप उखाड़िएगा, फाइलें निकलवाइएगा और जो हो सजा दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? कोई रोक रहा है, लेकिन आप करेंगे नहीं क्योंकि देखिए ना, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट मिली है, चल ही नहीं पा रही है। पहले एक मिनिस्टर गया, दूसरा गया, कमिश्नर अंदर चला गया, एक एसीपी चला गया, अभी एक और जाने की तैयारी है। तो आपकी साफ नियत नहीं है, इसलिए आप नहीं कर पाते हैं। फिर आप नरेंद्र मोदी को कोसते हैं कि उन्होंने गलत किया है। उन्होंने गलत नहीं किया है, गलत आपकी सोच है, गलत आप कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी को करिए आ रहे हैं। और जो लोग भाई, एक तो जनता में एक इतना गलत पर्सपेक्टिव, भाई घोटालेबाजों को बचाने लोगों अगर नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, अगर सीबीआई कार्रवाई कर रही है और आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बोला है, तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं अगर घोटाला किया है तो इसको अंदर होना चाहिए, वसूली होनी चाहिए। और सजा नरेंद्र मोदी तो देंगे नहीं, कोर्ट में एविडेंस प्रूफ करने पड़ते हैं, तो आप कोर्ट को भी गलत कहने लगते हैं और फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कहते हैं। तो सोचिए आप किस तरफ खड़े हैं, सोचिएगा। और जो भी आपकी सोच हो उसको कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइएगा। और अब चलते हैं अब हमारे तीसरे टॉपिक पे। तो आज का तीसरा टॉपिक जो है वो है केदारनाथ। तो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और एक पोस्ट बड़ा सोशल मीडिया साइट्स पे बड़ा वायरल हो रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। अब उस पोस्ट और उस वीडियो में जो दिखाया जाता है कि केदारनाथ में एक लड़का अपने हस्की कुत्ते को लेके गया हुआ है और वहाँ पे जाता है, पैर छुआता है उससे और फिर उसके पंडित जी तिलक लगाते हैं। अब एक चीज़ चालू हो गई कि उन्होंने एफआईआर कर दी है केदारनाथ के जो भी वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं लड़के के खिलाफ कि इसने ऐसा ऐसा किया। तो अब पहले बात करते हैं जो लोग उस लड़के के समर्थन में। तो भैया एक चीज़ बताओ, अभी कोई यही चीज़ मस्जिद में कर दे या चर्च में हो जाए या कहीं ऐसी जगह पे हो जाए वहाँ से विरोध आए, तो तुम ही लोग इस चीज़ को बताओगे कि वो ऐसा करना गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसा वैसा। लेकिन अगर उसने करा और उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है तो उसमें तुम बता रहे हो कि धर्म बड़ा वो है। मैंने बहुत से कमेंट पढ़े कि अरे क्या उसका मन वो किसी को भी लेकर जाए, कुत्ता हो या बिल्ली। तो यार तुम लोग एक स्टैंड लो ना। अगर सनातन धर्म में हस्तक्षेप समझते हो कि करना ठीक है तो दूसरे के भी धर्म में हस्तक्षेप होगा। और अगर अपने धर्म के लिए नहीं सह सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को पर्टिकुलरली कुछ क्रिश्चियंस को देखा कि वो बड़ा बता रहे हैं, तो यार क्यों भाई मंदिर में हम लोगों की आस्था होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ जानवरों में आस्था नहीं होती, हमारे तो माना गया, लेकिन अगर वहां पे वो कर रहे हैं तो वो उनका आउटलुक है ना। तो तुम ना बोलो बीच में, तुम हिंदू हो, तुम्हें सही लगता है
तो तुम भैया अपने घर में ला के रखो, तुम अपने घर में करवाओ, पहले तुम लेकर जाओ कहीं पे। तो कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं कि कुछ चीज़ें मना होती हैं, तो रिस्पेक्ट कर लेनी चाहिए। अब आते हैं उन लोगों पे जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। यार तुम लोगों से भी एक बात है कि इस चीज़ में विरोध तो कर रहे हो, लेकिन तुमने वो वीडियो पूरी देखो ना। वो लड़का अगर लेकर गया तो वो वहां तक पहुंचा कैसे? मंदिर के परिसर के अंदर जाने से पहले भी कई लोगों ने देखा होगा, किसी ने नहीं रोका। वहां उस पंडित ने टीका लगा दिया कुत्ते के, तब भी कुछ नहीं कहा। तो जो अथॉरिटीज और जो लोग उस लड़के का विरोध कर रहे हैं, मेरा सवाल उनसे भी है, उस पंडित पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? उस पंडित ने कैसे टीका लगाया कुत्ते के? ये सवाल होना चाहिए भाई। उस लड़के पे कार्रवाई क्यों? वो अंदर लेकर आया कैसे? इस पे सवाल क्यों नहीं? सवाल तो ये मेन है कि वो अंदर आ कैसे गया। वो ले आया, वो उसने ये कर दिया, लेकिन उस सवाल ये क्यों नहीं पंडित ने कुत्ते के टीका लगाया कैसे? अब तुम्हारे लिए मैं गलत हो जाऊंगा क्योंकि मैं सही सवाल पूछ रहा हूं। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, ये समझ लो। दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। उस आदमी, उस पंडित ने टीका लगा दिया, उस पंडित पे कार्रवाई करो पहले, फिर नियम लगाओ कि कोई कुत्ता लेकर नहीं आएगा। जबकि किसी भी मंदिर में मैं भी जाता हूं, कुत्ते बंदर टहलते मिलते हैं। हमारे यहाँ अगर प्रसाद लेकर आ रहे होते हैं, कुत्ता हो तो उसको थोड़ा सा डाल दिया जाता है, थोड़ा सा बंदरों को डाल दिया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, तुम्हें पता है कि धर्मराज के साथ स्वर्ग में कौन गया था? जो ये 4 धाम की यात्रा है, इससे रिलेटेड एक चीज और है कि स्वर्ग की रास्ता भी वहीं से जाती है। और धर्मराज थे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के साथ उनका कुत्ता ही तो गया था स्वर्ग तक। तो वो कुत्ता भगवान के यहाँ जा क्यों नहीं सकता है? ये भी सवाल है। वो एक अलग है। मैं भी अब ये ना कहना कि तुम उस चीज का समर्थन करो, नहीं। जो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, पहले तो वो बताएं कि क्यों हम दूसरे स्थलों में भी यही हो। तो अपनी अपनी जब पूजा पद्धति की बात आती है तो आदमी को हस्तक्षेप नहीं पसंद होता है, लेकिन भैया हमारे यहाँ तो भगवान ने कुत्ते का भी भेज रखा है। हमारे तो पूजा जाता है 12 अवतारों में, तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर वो जहां चला गया, टीका भी लग गया, या लोग लगा भी देते हैं। और कुत्ते से वफादार तो कोई जानवर ही नहीं होता है, तो क्या दिक्कत है? पहुंच गया तो पहुंच ही गया, हो गया, बात खत्म करो, लगाओ नियम कायदे यार। क्या ये अब ये नौटंकी ही लगती है कि वो उसके टीका पहले पंडित ने ही लगाया और वो FIR हो रही है। कसम से भाई, कहाँ पड़े रहते हो? फिर विरोध भी करोगे उस लड़के का, पंडित जी से कुछ बोलोगे भी नहीं। इस टॉपिक के ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, और जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। अब चलो चौथे टॉपिक। अब ये चौथा और आखिरी टॉपिक है आज का, वो है महंगाई। इन्फ्लेशन बढ़ा है, नो डाउट बढ़ा है, लेकिन जो लोग आज ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और मतलब बेरोजगारी और ये जो कथाकथित महंगाई है ये आज ही बढ़ी है, तो जरा 1970 के दशक में चलते हैं, जहां एक मूवी आई थी रोटी कपड़ा और मकान। उसका गाना मैं सुना नहीं सकता हूं क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, लेकिन एक्चुअली में जो इन्फ्लेशन या जो महंगाई और गरीबी बढ़ी, उसका कारण आपको पता है? गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई। 1970 के दशक से इंडिया में होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हम इंडस्ट्रीज की तरफ ज़्यादा झुकने लगते हैं और बनस्पत की, एग्रीकल्चर को हम छोड़ सा देते हैं। तो होता क्या है कि जो किसान आज़ादी के समय पे किसान मजबूत तो नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी कि कृषि आज भी हमारे एक मेन इनकम उससे आती है। होता ये है कि किसान को जब 1970 में एकदम से गवर्नमेंट ये कर लेती है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देंगे, तो वो कृषि को छोड़ सा देती है। और 70 आते आते 1947 में आज़ादी मिली थी, तो 23 साल में पीढ़ियाँ बदलने लगती हैं। अब था क्या कि जिनके पास मान लीजिए आज़ादी के समय में जिसके पास 20 बीघा 30 बीघा ज़मीन थी, उसके 3 लड़के हुए, तो उसके 10-10 बीघा चली गई, एक एक लड़के को 10-10 बीघा मिल गई। अब
उन लड़कों के सबके हो गए 3-3 और उतने समय तो 7-7 बच्चों का प्रोविधान। तो जमीन क्या होने लगा कि पर हेड पे जमीन पड़ने लगी छोटी, सम्मिलित बड़ी है, परिवार में जमीन ज्यादा है, लेकिन जब आप पर आदमी पे देखेंगे तो जमीन का टुकड़ा हो गया छोटा। और 1970 आते आते आपने नहले पे दहला खेल दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करने लगे। जबकि एक चीज बोली जाती है कि अगर आपको कोई नई चीज पे जाना है तो पुरानी चीज को एकदम से पूरा ना छोड़ दिया, आप धीरे धीरे करके छोड़िए कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देते रहते, एग्रीकल्चर को सपोर्ट किए रहते। जब आपको लगता है कि अब एग्रीकल्चर की जगह हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन मेन सोर्स हो गया, तो आप एग्रीकल्चर को एक तरीके से छोड़ते, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया। अब किसान ने देखा कि एग्रीकल्चर से इतनी कमाई तो हो नहीं पाएगी, तो उसने अपने लड़के से कहा, भैया ऐसा है, देखो यहाँ हम रह लेंगे, तुम लोग जाओ अपना कमाओ खाओ जाके शहर। अब क्या हुआ, जो गांव की आबादी थी वो आ गई शहर, क्योंकि गांव पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। जो गांधी की बात करते हैं, गांधी ने कहा था इस देश की इकाई गांव को बनानी चाहिए। और मैं इस बात से ये शायद एक लौती बात है जिससे मैं एग्री करता हूं गांधी की, कि इस देश की जब भी इकाई बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी गांव। गांव पे ध्यान दिया ही नहीं गया। जब एक पर्टिकुलर समय था आपको ध्यान देना चाहिए था, उसने आबादी बढ़ा दिया आपके शहरों की, वो शहर आ गया। गांव का आदमी होता मेहनती, उसने कहा कि कम कमा लेंगे थोड़ा, अच्छा उसको फैंसी तो खाना नहीं होता, वो अपना क्या मस्त आदमी होता है, बनाई रोटी अचार के साथ खा लेगा, रोटी घी और बुकनू के साथ खा लेगा, दूध पी के रह लेगा। उसको थोड़ी नहीं तुम्हारी तरीके शहरों के चोचले हैं। उसको लाइट वहां मिलती नहीं थी, उसको मिलती थी गांव में 2 घंटा, यहाँ मिल रही है 6 घंटा। गांव वो कहने लगे गांव कहाँ जाएंगे, गांव जाएंगे जब कटाई का समय होगा, कटवा के गेहूं ले आएंगे, मस्त आटा पिसवा के रख लो, साला खाए रहो, काम करे रहो, जो कमाएंगे वो घर में पिताजी को दे देंगे, थोड़ा अपने लिए बचा लेंगे। इस तरीके लोड बढ़ने लगा। अब आप कहेंगे कि इससे बेरोजगारी का क्या संबंध, तो भैया जब शहर में आप लोड बढ़ेगा और जो शहर में आदमी रह रहा है वो अगर वो लेबर भी बना, अनस्किल्ड लेबर भी है, तो वो करेगा क्या, वो अपने बच्चों को तो पढ़ाएगा कि उसका बच्चा सक्सेसफुल हो। उसने भी अपने बच्चों को पढ़ाने भेजा, स्कूलों की कमी छाने लगी। स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल सरकारी वहाँ पे होने चाहिए थे वहाँ नहीं थे, ना आप पूर्ति कर पाए शहरों में। प्राइवेट स्कूलों ने जगह ले ली, जो गरीब किसान वगैरह का बच्चा था वो सरकारी स्कूल में पढ़ने लगा। उसने पढ़ाई करी, वो थोड़ा सा बना, उसने सरकारी जगहों पे अप्लाई करना कोशिश की या अपना किसी तरीके वो सेटल होने लगा। अब लेकिन आबादी बढ़ती रहेगी, गांव से लोड आता ही रहेगा, और यही करते करते आज शहरों पे इतना ज़्यादा लोड हो गया है कि हम और 1990 का जब दशक आया, जब हर्षद मेहता का ये सब केस होता है और फिर हमारे पास 10 दिन का पैसा बचता है, और जो ये एक बहुत बड़ा आपके सामने एक झूठ फैलाया गया है कि मनमोहन सिंह ने मार्केट खोल दी थी, ग्लोबलाइजेशन किया गया। मनमोहन सिंह ने ग्लोबलाइजेशन नहीं किया था। इस देश में ग्लोबलाइजेशन लाने वाली थी IMF, क्योंकि हमने उससे $5 बिलियन का लोन लिया था, और उसकी हमेशा शर्तें ये होती हैं कि पैसा हमारी तरीके से खर्चा होगा, तो उसकी शर्त थी ग्लोबलाइजेशन। आपको मार्केट दुनिया के लिए खोलनी पड़ेगी, और उससे पहले से उस IMF ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने तैयारी की थी इस देश में घुसने की, इस देश की मार्केट को कब्जा करने की। उसी के तहत इन लेफ्टिस्ट को पैसा आया, जिसकी वजह से जिस जगह मैं कानपुर में रहता हूं उसकी इंडस्ट्रीज इन्होंने बंद करवाई। रोज हड़तालें करवा के महीनों हड़तालें इंडस्ट्रीज बंद करवाई गई। बेरोजगारी वहां से फैली जब इंडस्ट्रीज बंद हुई, लेकिन उसकी बात लेफ्टिस्ट नहीं कर पाते हैं। आए बात करें मुझसे, कानपुर में लाल इमली से लेके इतनी बड़ी बड़ी स्वदेशी मिल, जेके की 5-5 मिलें, आप आइए तो। कानपुर लोगों ने देखा नहीं, ये इंडस्ट्रियल इलाका था ना, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था कानपुर। क्यों? क्योंकि यहां से इतना टैक्स जाता था। आज देख लीजिए क्या हाल पड़ा, बेरोजगारी नहीं फैलेगी। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पड़ी है कि अगर आप देख लें आके तो आप कहेंगे क्या इंडस्ट्रीज, आज दिन तक वो बिल्डिंगें अपनी इमारतें अपनी
कहानी बयान करती हैं कि इमारत इतनी बुलंद है कि इतिहास क्या रहा होगा, आप सोच के देखिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, थोड़ी लंबी हो गई है। जो भी ओपिनियन हो भाई लोग, बिंदास होके खुल के कमेंट बॉक्स में लिखा करो, जो भी हो, गाली गलौज भी लिखनी हो लिखो, जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाली भी दोगे तो भी हंस के लेंगे, हर समय प्यार देने की जरूरत नहीं। कोई गलत चीज लगती है तो गलती पे टोको, सुधार करेंगे। अपना ख्याल रखो, सब्सक्राइब और बेल आइकन का मन हो तो दबा लेना। अब बोलेंगे नहीं, अब आज के बाद किसी वीडियो में मैं नहीं बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर लेना या बेल आइकन दबा लेना। पसंद आए वीडियो तो कर लेना, बस अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो अच्छी थी और क्या चीज़ अच्छी लगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। बाय बाय।